Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग? Today we are going to discuss an introduction to qualitative research and this is lecture number 7. Okay, we'll discuss what introduction, difference between qualitative and quantitative research, study design in qualitative research which we use, methods of data collection, handling qualitative data, analyzing qualitative data, presenting the results of qualitative research. इनको हम दो पार्ट्स में करेंगे, एक लेक्चर नंबर 7 होगा, एक लेक्चर नंबर 8 होगा. ओके, साइंटिस्ट मोर कंफर्टेबल विद क्वांटिटेटिव रिसर्च. अच्छा, ये चीज़ है कि ज़्यादातर साइंटिस्ट जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं साइंटिफिक, क्योंकि उनका डाटा सारा साइंटिफिक होता है. उन्होंने जो भी एनालिसिस करना होता है वो ज़्यादा मेजरमेंट वेट क्वांटिटी से करना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ. क्वांटिटेटिव मेथड्स डील विद द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग न्यूमेरिकल डाटा. अच्छा, इसकी एक रीज़न ये भी है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो की जाती है, आप न्यूमेरिकल डाटा को ज़्यादा देखते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा उसके अंदर होता है. आंसर क्वेश्चंस, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट. ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इस तरह के क्वेश्चंस को करता है, डील करता है. हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच, हाउ मेनी, बट कैन नॉट आंसर क्वेश्चंस ऑन व्हाई, हाउ, इन व्हाट वे. पर ये इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है. जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो आपको जवाब मिल जाता है कि आपकी वफात का एक रीज़न मिल सकता है कि हार्ट अटैक हुआ, कोई रीज़न हुआ, पर मौत क्यों एग्जिस्ट करती है. कभी आपने सोचा इस बारे में कि दुनिया में मौत क्यों एग्जिस्ट करती है, रूह क्या है. इनके जवाब साइंटिफिक डाटा के थ्रू आपको नहीं मिल सकते, क्वांटिटेटिव डाटा से नहीं मिल सकते. दीज आर क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, सो दे नीड क्वालिटेटिव आंसर्स एंड फॉर दिस यू नीड क्वालिटेटिव रिसर्च. Qualitative research can provide insight which is not possible to elucidate with purely quantitative data. क्वालिटेटिव डाटा जो रिसर्च जो है ना वो आपको उन चीज़ों में क्या कहती हैं, क्वांटिटेटिव डाटा लास्ट वर्ड था. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो आपको उन चीज़ों में इंसाइट प्रोवाइड करती है जो आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकती. क्वांटिटेटिव रिसर्च डील करती है न्यूमेरिक्स से, नंबर्स से, डिजिट से, वेट से, मेजरमेंट, इन चीज़ों से. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, जैसे हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, कोई सर्वे रिपोर्ट निकालते हैं, सर्वे का रिजल्ट तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है पर उसके ऊपर जो आपने एनालिसिस करना है दैट वुड बी क्वालिटेटिव. तो फिर हमें क्वालिटेटिव रिसर्च की ज़रूरत होती है. अ मीन्स फॉर एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एस्क्राइब टू सोशल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स. आपके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं, ग्रुप्स के होते हैं, जो उसका मीनिंग है उसको एक्सप्लोर करना, इन सारी चीज़ों को आप क्वालिटेटिव रिसर्च में डील करते हैं. फॉर इंस्टेंस आपने देखा ना, इन ग्रोइंग ईयर्स आप देखते हैं चिल्ड्रन टेंड टू लर्न, दे आस्क मैनी क्वेश्चंस. एक छोटा बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, बार बार पूछता है क्या है ये, क्या है ये, क्या है. मेरा एक दोस्त है वो मुझे बताया था कि मेरा छोटा बेटा हर वक्त एक ही सवाल करता है, क्या है, क्या है, क्या है. और मेरे सामने जब वो बच्चा आया तो वो हर वक्त ये बार बार कर रहा था, दादा ये क्या है, दादा ये क्या है, दादा ये क्या है. अब ये जो क्या है ना, यहीं से आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट हो जाती है. छोटे बच्चे के अंदर भी ये सेंस होती है कि उसने चीज़ों को जानना होता है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाम सिखाए थे, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है. फिर उन चीज़ों को आप पहचानते हैं, जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं चीज़ों से आपके निकलते हैं इश्यूज. क्योंकि इंसान एक सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में रहते रहते उसके इश्यूज होते हैं. जब ह्यूमन बींग्स का आपस में रिलेशन होता है दैट मे क्रिएट कंपैशन बट इट कैन ऑल्सो क्रिएट इश्यूज. तो उनकी स्टडी जो होती है ना वो क्वालिटेटिव रिसर्च करती है. स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल वर्ड, ये बात हम पिछले लेक्चर से बार बार करते आ रहे हैं कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो बहुत अनसर्टन है. द पैटर्न ऑफ लाइफ इज वेरी अनसर्टन, ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी अनसर्टन. Sometimes you might have seen that there are people who are very good to you but they are very bad to others, and sometimes you will also see that there are people who are bad to you but they are generally very good with others. ठीक है, तो human behavior is very uncertain. Help us to understand the world in which we live and why things are the way they are. ये बड़ा important point है. क्वालिटेटिव रिसर्च हमारी इस चीज़ में मदद करती है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं हम उसे समझने की कोशिश करें. देखें ना, इंसान के जहन में सवाल आते हैं ना, स्टार्स क्या है, चांद क्या है, कैन वी कवर दैट डिस्टेंस, क्या हम चांद पे जा सकते थे, हम चले गए, अब हम मार्स पे जाने की कोशिश करें. देखो बच्चे को कितने सवाल बच्चे के जहन में आ रहे होते हैं, वो बच्चे बहुत सवाल करते हैं हमसे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं उस दुनिया को जिसमें वो रहते हैं, और जो चीज़ें जैसी हैं वो ऐसी क्यों हैं. अब हम ये सोचते हैं ना, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च करके और क्वांटिटेटिव मिलाकर हमें पता चला कि दुनिया जो है सूरज के गिर्द क्यों घूमती है. छोटे बच्चों के जहन में सवाल आता है दुनिया क्या है, और फिर हमारे जहन में ये सवाल नहीं आता दुनिया कैसे बनी, किसने क्रिएट करी, किसने बनाई. अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च है ना कि खुदा ने ये दुनिया बनाई, खुदा ने कैसे दुनिया बनाई, हम इसका आंसर कुरान से ढूंढते हैं, हम इसका आंसर बाइबल से ढूंढते हैं, हम इसका आंसर साइंस से ढूंढते हैं, हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड से इसका आंसर ढूंढते हैं.
ताकि हमारे पास एक हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च होती वहाँ जहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च आंसर नहीं कर पाती। मैं एक मिनट आया। ओके जी, हम कहाँ पे थे? एंड आई एम सॉरी। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ रह जाती है वहीं से तो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टार्ट होती है। इंसान के जहन में जो सवालात सदियों से आते रहे हैं उनके जवाबात हम क्वालिटेटिव रिसर्च से लेते हैं। अच्छा जी, हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च आंसर क्वेश्चंस ऑन व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। लोग उस अंदाज में जिस तरह भी बिहेवियर शो करते हैं वो क्यों करते हैं। अब जैसे आम हम बिहेवियर देते हैं कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप किसी इंसान को क्या कहते हैं धोखा देंगे तो वो नेगेटिवली बिहेव करेगा आपके साथ, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसी तरीके से आप देखें, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अगर कोई आपके दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसके बाएं गाल पे भी थप्पड़ मारो। नॉर्मली इस तरह नहीं होता। नॉर्मली इंसान किस तरह बिहेव करते हैं, अगर आप इफ़ यू हिट समवन द अदर पर्सन विल आल्सो हिट यू बैक। ठीक है, तो ये हम देखते हैं इंसान का बिहेवियर। जब आप इसकी स्टडी करेंगे दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए हुक्म दिया है वो तो यही है कि हम तहम्मुल करें। सेकेंड पॉइंट इज हाउ ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। क्वालिटेटिव रिसर्च ये भी आंसर करते हैं कि ओपिनियंस और एटीट्यूड फॉर्म किस तरीके से होते हैं। आप देखें ना, इस दफ़ा सोशल किस तरीके क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, अगर आप देखें कि आप अगर ये रिसर्च करें कि फर्स्ट टाइम ऐसा कैसे हो गया कि इसराइल को खुद सीज फायर की तरफ आना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया ने ओपिनियंस बनाए थे। हमेशा हमेशा क्या होता था, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इनकी डीप पॉकेट्स हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमेशा इसराइल के वॉर क्राइम्स दिखाता ही नहीं था, कभी नहीं दिखाते। वो हमेशा फ़लस्तीन को नेगेटिव दिखाते हैं, हमास को नेगेटिव दिखाते हैं। तो इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा तो इनकी रियलिटीज़ एक्सपोज हुए। इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है, और ये कोई ज़्यादा अरसा नहीं रह गया। इसराइल ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी का जो ओपिनियन है वो सोशल मीडिया के थ्रू बन चुका है, क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू बन चुका है। क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम करते हैं इसके ऊपर तो उससे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि अगेंस्ट इसराइल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जो भी इसराइल के साथ सारा इस दफ़ा हुआ मामला, उसने अपना टेररिज्म फैलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। क्यों हुआ? वो इसीलिए नाकाम हुआ क्योंकि ओपिनियंस जो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू फॉर्म हुए उनके अगेंस्ट हुए। सोशल मीडिया के थ्रू जो भी वो जुल्म मस्जिद अक्सा पे मुसलमानों पे जो कर रहे थे, लोगों ने उनकी वीडियोस बनाई, वो सारा कुछ शेयर किया। आपके सामने सबूत मौजूद है इसराइल ने कितना ज़्यादा जुल्म किया। फिर भी अगर कोई मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करता या फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करता तो ये फिर लम्हा फ़िक्री है उसके लिए। हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय द इवेंट्स दैट गो ऑन अराउंड देम। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में आप ये भी देखते हैं ना कि इर्द गिर्द के जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं वो किस तरह हो रहे हैं। आप क्वालिटेटिव रिसर्च करके, ये क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस करती है आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके ओपिनियंस का, आपके फैक्ट्स का। ठीक है ना। देखिए समटाइम्स वाले साहब के पास कोई आके कहता है ना कि इसने झूठ बोला और उसकी वजह से मुझे मार पड़ी, तो अब वो वाले साहब जो इंक्वायरी करेंगे वो सारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी कि आया क्या, उसने वाकई झूठ बोला कि नहीं बोला, या दूसरा बच्चा झूठ बोल रहा है। दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। हाउ एंड वाई कल्चर्स हैव डेवलप। ये जो कल्चर्स डेवलप हुए हैं, कल्चर किस तरह डेवलप हुए। कुछ जगहों पर रसूमात होती है कि कुरान पाक से शादी करा दी जाती है जाके। अब क्वालिटेटिव रिसर्च की जाए ना तो फिर पता चलता है कि क्यों करा दी जाती थी, ताकि प्रॉपर्टी बच जाए। ठीक है, ये पहले होता था, अब बहुत कम है, ऑब्सोलीट हो चुका है तकरीबन पाकिस्तान में।
पहले होता था। द डिफरेंस बिटवीन सोशल ग्रुप्स है ना डिफरेंट, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे हमने कास्ट सिस्टम पे बनाया तो सोशल बनाया, सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। इवन अब तो आप सिटीज़ के अंदर देख लेना, लाहौर और कराची के लोगों में कितना डिफरेंस है, इस्लामाबाद, पेशावर और क्या कहते हैं ये जो कोयटा हो गया, इनके लोगों में कितना डिफरेंस है। ये सोशल ग्रुप्स है ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बहुत डिफरेंस होता है। क्लासेस में आप देख लें कितना डिफरेंस होता है। एलीट क्लास एक सर्टेन वे में बिहेव करती है, मिडिल क्लास डिफरेंट बिहेव करती है, और जो लेबर जो थर्ड हमने क्लास बना के बैठ गए वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। तो सोशल ग्रुप्स को आप देखते हैं, इवन आप देखें ना, नर्सेज एक खुद सोशल ग्रुप है। तो जो आपके ऊपर रिसर्चेस की जाएंगी वो मोस्टली क्वालिटेटिव होंगे। नेक्स्ट वन, अब ये क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक डिफरेंस है। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होती है, कंसर्न विद ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आप पार्टिसिपेंट्स के जो ओपिनियंस है, फीलिंग्स हैं, वो भी लेते हैं, ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च यू ओनली डील विद नंबर्स, डिजिट्स, वेट्स, मेजरमेंट। तो जो रिजल्ट जैसा आता है वो एज इट इज आपके सामने पेश कर दिया जाता है। दैट इज वाई क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होती है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो आपकी क्या कहते हैं होलिस्टिक होती है, वो एक एक एस्पेक्ट को लेके चलती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च रिडक्शनिस्ट होती है, आइडेंटिफाई सेट ऑफ वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स को आप चेक करते हैं और उनकी बेसिस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आपने इसमें से 3 पॉइंट्स लिखने हैं, आपने पकड़ के सारा नहीं लिख देना, जिसने ज़्यादा लिखा मैं उसका नंबर काट दूंगा। तो इसलिए मैं आपको प्लीज़ आप लोगों ने ये ध्यान में रखना, सारा नहीं लिखना। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो फिनोमेनोलॉजिकल होती है, फिनोमेना को डील करती है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो साइंटिफिक होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, लेबोरेटरी में चेक होता है, नंबर्स डील करती है, वेट से करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होती है, आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होती है, आप उसको चेक करते हैं लैब में कि क्या वो बार बार सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो नेचुरलिस्टिक होती है, इसमें सोशल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, ये नेचुरल सेटिंग्स हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती कंट्राइव होती हैं, आप चीज़ों को बना लेते हैं, क्योंकि लैब के अंदर आपने जब टेस्टिंग करनी है तो आप कुछ कॉन्स्टेंट्स रखते हैं, कुछ वेरिएबल्स रखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा आप ये कह रहे हैं अननेचुरल होती है, आर्टिफिशियल कह लें, या आप ये कह लें कि वो बनावट उसमें होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर इंडक्टिव मेथड यूज़ होता है, जनरेट थीरीज। इंडक्टिव मेथड ये होता है कि आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कुछ चीज़ों पे आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको वही रिजल्ट नजर आया तो आपने जनरल एक थ्योरी बना ली। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव होती है, यानी आप टेस्ट प्रपोज थीरीज, जो थीरीज बनाते हैं ना आप उनको टेस्ट करते हैं। वो थीरीज क्या होती हैं, जनरलाइज से आप जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, दैट इज डिडक्टिव। 7, स्मॉल स्मेल सैंपल, डायरेक्ट डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन। आप देखिए इसमें जो सैंपल होता है ना क्वालिटेटिव रिसर्च में बड़ा स्मॉल होता है। डायरेक्ट आप कोशिश करते हैं कि डाटा सर्वेस के थ्रू, लोगों से इंटरव्यू के थ्रू ऑब्जर्व करके डायरेक्ट हासिल करें। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो डाटा होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, यानी कि आपको ऐसा सैंपल लेना होता है कि वो सबको रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल आप 1,00,000 लोगों पर रिसर्च करें तो कम से कम आप 8-10 हज़ार लोगों का एक सैंपल लें, ये नहीं होगा कि 800 लोगों का ले लें, ठीक है। रिजल्ट जनरलाइजेबिलिटी इज नॉट एन एम। क्वालिटेटिव रिजल्ट में आपका कोई एम नहीं होता कि आप जनरल फाइंडिंग्स करें, और यूजली जनरलाइजेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एम। यस, क्वांटिटेटिव रिसर्च चाहती है कि जनरल कंक्लूजन्स आए ताकि उनको सब पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब जैसे कोविड की वैक्सीन बनाई हैं, उसके टेस्ट हुए, उसमें ये लिखा कि रिजल्ट सबके सेम आए तब जाके उन्होंने फिर वैक्सीन डिक्लेयर की। 4 major types of qualitative research design include phenomenology, ethnography, grounded theory, case study. इन चारों को हम अभी डिटेल में देखते हैं। Study of a phenomena, that is phenomenology, describing something that exists as part of the world, ठीक है। Phenomena might be an event, a situation, an experience or a concept that is back pain. अब देखिए कोई भी चीज़ में ना आपके कमर में दर्द हो रहा है ना, उसको भी अगर आप डिस्क्राइब करेंगे वो एक फिनोमेना है, तो ये फिनोमेनोलॉजी होगी। तो किसी भी फिनोमेना को जब स्टडी करते हैं ना तो वो फिनोमेनोलॉजी होती है। It begins with the acknowledgement that there is a gap in our understanding. ये आप सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्नॉलेजमेंट करते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ना एक गैप है, यानी हमें ये लगता है कि हमने जो भी चीज़ पढ़ी है उसके अंदर भी गैप है, वो फिल करने की ज़रूरत है, हमें उसका भी फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है हम कोई मेन पॉइंट भूल रहे हो। It may not necessarily provide definite explanations, but it does raise awareness and increase insight. लाजमी नहीं है कि आपको एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर मिलेगी, आपको ये ज़रूर पता चलेगा आपने डील किस तरीके से करना है, या एक आपको क्रिटिकल सिचुएशन, आपको क्रिटिकल एनालिसिस ये पता चलेगा ऐसा हो क्यों रहा है। अगर कोई फिनोमेना हो रहा है ना तो आपको ये पता चल जाएगा ऐसा हो क्यों रहा है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी को हम पहले भी डील कर चुके हैं। ये लोगों के अंदर डील की जाती है, लोगों की स्टडी करना। द टर्म मीन्स पोर्ट्रेट ऑफ पीपल, यानी आप लोगों की एक पोर्ट्रेट बनाएं। इट इज़ मेथोडोलॉजी फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स। अच्छा, जब पीपल्स का वर्ड आता है ना, वैसे पीपल का वर्ड यूज़ नहीं होता, पीपल्स से लोग मुराद होते हैं। जब पीपल्स का है ना, तो वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पीपल। Culture parameter is suspected of affecting the population's response to care or treatment. ये स्टडी होती है कम्युनिटी की या डिफरेंट ग्रुप्स की या रेसेस की। इसको हम कहते हैं एथनोग्राफी। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव फील्ड वर्क बाय द रिसर्चर। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, लोग जाके लोगों के दरमियान रहते हैं ताकि उनके कल्चर नॉर्म्स को समझे, उनकी प्रैक्टिसेस को समझे, उनकी रवायात को समझे। डेटा कलेक्शन इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू ऑन सेवरल ओकेजन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको बार बार फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यू करने होते हैं, ऑब्जर्व करना होता है ताकि आपकी डाटा कलेक्ट कर सके। इट इज़ एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब मेरे जहन में एक एग्जांपल थी, यस, लगान मूवी जो है ना, उसमें आमिर खान ने पहले किसी गांव देहात में जाके बड़ा टाइम गुजारा था, उनकी लैंग्वेज सीख, कुछ ऐसा था, अल्लाह ताला कभी मुझे माफ़ करें। उसने बकायदा इथनोग्राफिक स्टडी की थी पूरी, कि किस तरीके से वो मूवी बनाए तो किस तरीके से बड़ी जेन्युइन लगे। तो ये इनको काम करना पड़ता है। अब मेरे जहन में और कोई एग्जांपल थी, कोई पाकिस्तानी ड्रामा था शायद, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। एक ड्रामा याद है, पाकिस्तान का पहले एक ड्रामा 90s में लगा था, गर्ल्स एंड गाइज। उसमें क्या होता था, हमारे एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थे, एक मुल्क में जाते थे और पूरा 1-2 घंटे वो उस मुल्क के बारे में बताते थे। तो दैट वाज एन एथनोग्राफिक स्टडी, कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसे हैं, कस्टम्स कैसे हैं, कैसी लैंग्वेजेस बोली जाती है, पॉपुलेशन कितनी है, उनकी क्या रवायात है। डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस किस तरह होता है, इसमें एमिक अप्रोच होती है। रिसर्चर इंटरप्रेट्स डेटा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टडी। आप जो डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, वो अपने पर्सपेक्टिव से नहीं करते, बल्कि जो आप पॉपुलेशन जिसकी आप स्टडी करें उनके पर्सपेक्टिव से करते हैं। रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज दे आर एक्सप्रेस्ड बाय द सब्जेक्ट्स देमसेल्व्स। और रिजल्ट्स आप उसको उस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं जिस तरह के सब्जेक्ट्स जो पार्टिसिपेंट्स है वो बताते हैं उस तरह। क्योंकि देखिए, उनका कल्चर है, उनकी प्रैक्टिस है, आप अपनी तरफ से नहीं करते। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आपको ये समझ आएगी। हो सके तो मैं आपको, आप मुझे याद करेगा, मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जिसमें वो लोग जाके खुद से नहीं बताते कि इनकी प्रैक्टिसेस वगैरह कैसी हैं, वो उनके व्यूज़ लेते हैं, फिर वो बताते हैं कि वो इन रवायात पे क्यों यकीन रखते हैं, रवायात क्या हैं। These studies might be problematic when researchers are not familiar with social norms and language. Exactly. अगर तो रिसर्चर को वहाँ के सोशल नॉर्म्स नहीं पता और लैंग्वेज नहीं पता, तो वो फिर बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज़ करते जो उनके उन लोगों के लिए एंटी सोशल हो। ही माइट बी इन डेंजर, देन हिज लाइफ माइट बी इन डेंजर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो ग्राउंडेड थीरी है। ये ग्राउंडेड थीरी है। मेन फीचर, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू थीरी थ्रू द कलेक्शन एंड एनालिसिस डाटा अबाउट अ फिनोमेनन। आप किसी फिनोमेना के बारे में बहुत एक नए अंदाज में कलेक्शन करते हैं या एनालिसिस करते हैं डाटा की, उसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। It goes beyond phenomenology as the explanation are generally new knowledge and are used to develop theories. देखें, ये phenomenology से डिफरेंट है। phenomenology में आप एक फिनोमेना की स्टडी करें, ये इस तरह डिफरेंट है कि ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर आप एक फ्रेश नॉलेज जनरेट करते हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। वेरियस डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड। इसमें बहुत डिफरेंट किस्म की डाटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू, डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। हम इनमें से क्या कहते हैं, इंटरव्यूज पढ़ेंगे भी और ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ेंगे। की फीचर्स। अब ये इसी ग्राउंडेड थ्योरी के की फीचर यही है, कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस, साइमल्टेनियस कलेक्शन एंड एनालिसिस डाटा। इसमें बार बार कंपैरेटिव एनालिसिस होता रहता है, ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप उसे माजी की इन्फॉर्मेशन से भी एनालिसिस करेंगे कि पहले ऐसा समझा जाता था, अब ऐसा समझा जाता है। साइमल्टेनियस कलेक्शन है, एनालिसिस ऑफ डाटा है। फिर आप एक ही वक्त में सारा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उसका एनालिसिस भी आपने उसी वक्त करना होता है। नेक्स्ट है जी केस स्टडी। Case studies might be qualitative or quantitative, in-depth analysis of a single or small number of unities. It is used to describe an entity that forms a single unit such as a person, an organization or an institution. अच्छा, केस स्टडी जो होती है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं होता आपका सैंपल। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। नॉर्मली क्या होता है, आप सिंगल एंटिटी को लेते हैं, उसकी पूरी केस स्टडी। केस स्टडीज का मतलब ये है ना कि केस लिया, उसकी स्टडी कर दी। जैसे मुख्तारा माई का एक केस है, बहुत बड़ा केस है, उसकी सारी केस स्टडी है। ये CSS के जो जनरल स्टडीज़ का पेपर उसमें आती भी है, तो वो सारी केस स्टडी है मुख्तारा माई के साथ क्या हुआ था, ठीक है। मुख्तारा माई के बच्चे भाई के बारे में आता है कि उसके साथ कुछ कर दिया था, तो ये उधर उसका केस लड़ने गई थी, वहाँ भी बोल बहुत रही थी। तो हुआ कि केस, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि
क्या कहते हैं, मुख्तारा मई को उन्होंने दूसरे गांव वालों को नेगेटिव तौर पे दे दिया, फिर उसका बहुत गलत किया गया उसके साथ, फिर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था। तो वो सारी की सारी जो स्टडी ना केस स्टडी है। complexity in illustration of an event, analysis of social situation over time। आप कोई इवेंट है ना उसकी इलस्ट्रेशन करेंगे और उसका मुकाबला उस चीज़ से होगा कि सोशल सिचुएशन जो चेंज होती रहेगी ना या होगी उस वक्त, आप उससे मुकाबला करते रहेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब आप देखें ना, हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसलिए क्योंकि एक इवेंट हुआ, आपने उस वक्त बता दिया कि वजाहत दी कि क्यों हुआ, लेकिन बाद में दोबारा वो रीज़न हो सकता है इवेंट, लेकिन दूसरी दफ़ा उसकी जो फैक्टर है वो डिफरेंट हो। As a research design, it offers rich and in-depth information which is not usually offered by other methods. Now, case study बहुत ज़्यादा चलती है, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, इस तरह के जोग्राफी तो नहीं, और जो हैं आई थिंक जोग्राफी भी हो शायद नहीं, इस तरह में तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा चलती है। आप एक केस लेते हैं फिर आप उसकी स्टडी करते हैं। लॉ में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ होती हैं। It is highly versatile method and employs any or all methods of data collection। बहुत versatile है, versatile होता है मल्टी डिफरेंट हो, ये डिफरेंट किस्म के मेथड्स जो हैं वो भी यूज़ कर लेता है डाटा कनेक्शन के लिए। It can be used for different purposes: development of new services, organizational changes in planning, purchasing or delivery of health services, evaluation of a program। आप डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम जो है ना चीज़ें करने के लिए, आप स्ट्रेटजीज बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना केस स्टडीज़ को। A critic case may not be representative of similar cases. Findings are not generalizable. Okay. अच्छा, वो वैसे ही चीज़ बता रहे हैं कि अगर एक क्रिटिक का केस जो है ना, आप उसको ये नहीं कर सकते कि वो हर एक पे लगे, यानी एक दफ़ा क्रिटिक ने कोई केस सॉल्व किया है या कोई एक्सपेरिमेंट किया है या कुछ इसका एक्सपीरियंस है जो कामयाब हो गया, तो लाजमी नहीं वो हर दफ़ा सही लगे। तो केस स्टडी के लिहाज से बेसिकली बात करें कि लाजमी नहीं कि एक केस में जिस तरह सोल्यूशन निकाला जाए दूसरे में भी उसी तरह निकाला जाए। कैन बी अप्लाई फाइंडिंग्स एल्सवेयर, और क्या इसकी फाइंडिंग्स हर जगह लगाई जा सकती हैं? मेरे ख्याल से तो उसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मुख्तारा माई के केस में हुआ, लाजमी नहीं कि हर जगह एक ही किस्म की आप क्या सिचुएशन हो और क्या कहते हैं जो एक जगह आपने क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की, लाजमी नहीं हर जगह इंप्लीमेंट हो जाए। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स, वन टू वन इंटरेक्शन और इंटरेक्शन विद द ग्रुप। अच्छा, अभी हम फर्दर आगे जा रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर के इंटरेक्शन किस तरह हो सकता है इंडिविजुअल से, वन टू वन भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन, ये 3 टाइप्स हैं। हम इंटरव्यू को और ऑब्जर्वेशन को डिटेल में भी आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डेटा कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। जो डेटा कलेक्शन है ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको अंदाज़ा होगा कि आपने बुक्स पढ़नी होती है, उनसे आर्टिकल्स निकालना है, दैट्स टू हेक्टिक। Benefits of these methods include richness of data and deeper insight into phenomena under study। असर होता क्या है कि जब आप इन मेथड्स को यूज़ करते हैं ना, तो जो आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं उसमें आपको बड़ी डीप नॉलेज मिल जाती है, डीप इंसाइट मिल जाती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अच्छा, आप ये इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आपके स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सेम क्वेश्चंस इन सेम वे, लिमिटेड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ये होते हैं कि आपने कुछ क्वेश्चंस बनाए होते हैं एक ही हाल में उसके बाद आपने इनके जो आंसर होते हैं ना उनको लिमिटेड कर दिया होता है, जैसे एग्री, डू नॉट एग्री, स्ट्रांगली एग्री, और इस तरीके से न्यूट्रल और नॉट एग्री और न्यूट्रल, इस टाइप के आप बना देते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और फोकस्ड इंटरव्यूज। सीरीज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं खुले क्वेश्चन, जिसमें आप कह सकते हैं हाउ डू यू फील अबाउट अवर न्यू प्रोडक्ट, क्या आप हमारी न्यू प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचते हैं। अब ये ओपन एंडेड, आप कुछ भी आंसर करते हैं, दैट इज व्हाई इट्स ओपन एंडेड। Provide opportunities to both researchers and respondents to discuss certain topics in more details। Yes, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें आप बहुत सी बातें कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखिए अब हमारे सर्विस मेथड और ये बहुत चलने लगे हैं जहाँ पे हम सिंपल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस करते हैं लिमिटेड रेंज के साथ। अदरवाइज हमने अगर इन्फॉर्मेशन कोई अच्छी फीडबैक लेना हो, कस्टमर का रिव्यू लेना हो, तो हम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और फोकस इंटरव्यू करते हैं, ताकि हम पता चल सके कि आखिर उसका हमारे ओपिनियन क्या बन रहा है उसके प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और इन डेप्थ इंटरव्यूज। Discussing limited number of topics, phrase questions in the interviews, previous response। अच्छा, ये अनस्ट्रक्चर्ड जो होते हैं ना इंटरव्यूज और इन डेप्थ इंटरव्यूज, इसमें क्या होता है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक से डील करते हैं। फिर उसके अलावा क्वेश्चंस को बार बार जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज थे ना उनसे थोड़ा फ्रेज करते हैं, ताकि चेक भी करते रहें कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज आर सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ज़्यादातर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड। क्वालिटेटिव इंटरव्यूज शुड बी फेयरली इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल होने चाहिए,
यानी आप इस तरीके से पूछे कि अगला आंसर करने के लिए तैयार हो, ये ना हो कि वो क्वेश्चन इतने आपने फॉर्मल तरीके से पूछे कि वो ड्राई समझ के आंसर ही ना करे। रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन एंड प्रिपरेशन, आपने जब क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है, आपने इंटरव्यूज़ करने बनाने हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, होता ये है कि जब आप क्वेश्चनर वगैरह बनाते हैं ना स्ट्रक्चर्ड में, तो उसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप एग्जैक्ट उनसे जो आंसर वो चाहते हैं कि जिस तरफ वो जाएं उस तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। समटाइम्स आप बना तो लेते हैं क्वेश्चनर, लेकिन क्वेश्चंस बहुत वेवर्ड होते हैं और आपके आंसर पर उस तरह रिस्पॉन्सेज नहीं आते जिस तरह आप सोच रहे होते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में सवाल जनरल बना देते हैं। जब आपके डिफरेंट जब आपके लिमिटेड रिस्पॉन्सेज हैं, तो आप इस तरह का सवाल बनाएं कि वो लिमिटेड रिस्पॉन्सेज में उसका आंसर करें। बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू के बारे में और चीज़ें जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेगा। चैनल कोई क्वेश्चन तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।